दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल लॉजिस्टिक ब्रिज में। आज मैं बात करूंगा आप लोगों से नेक्स्ट इंकोटर्म, दैट इज CFR, कॉस्ट एंड फ्रेट। इस इंकोटर्म को भी नॉर्मली कंटेनराइज कार्गो के लिए यूज किया जाता है और केवल शिप से होने वाली मूवमेंट ही इस इंकोटर्म में यूटिलाइज होती है। तो अगर आप देखेंगे कॉस्ट एंड फ्रेट में, तो इस पॉइंट पे, लोडिंग पॉइंट पे, इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो ट्रांसफर ऑफ रिस्क है वो बायर को आ जाता है। ये पॉइंट आप देख रहे हैं जो रेड से मैंने मार्क किया हुआ है। इस पॉइंट पर बायर टू सेलर टू बायर रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी कॉस्ट ट्रांसफर जो है वो इस पॉइंट में होगा। डिलीवरी कैरियर, डिलीवरी कैरियर का मतलब यही है कि जो DTHC है वो भी इसमें कई बार इंक्लूड होती है डिपेंडिंग ऑन इंपोर्टिंग कंट्री कंडीशंस। कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर ये रेगुलेशन है कि कैरियर्स डेस्टिनेशन चार्जेस या डेस्टिनेशन हैंडलिंग चार्जेस रिकवर नहीं कर सकते हैं बायर्स से, वो उनको प्रीपेड करके ही लानी होगी, या डेस्टिनेशन डिलीवरी चार्जेस को या फिर टर्मिनल चार्जेस को उन्हें अपने ओशन फ्रेट का पार्ट ही बनाना होता है। तो CFR इंकोटर्म्स में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम क्लियरेंस, लोडिंग एट ओरिजिन पोर्ट और मेन कैरियर पर लोडिंग के बाद में शिप होना, ओशन फ्रेट पे करना, डेस्टिनेशन पोर्ट पर अराइवल के बाद में वहां पर अलोंग साइड रखवाना और THC पे करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सपोर्टर की होती हैं। डिलीवरी कैरियर का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा कंट्री है जो लैंडलॉक्ड है, जहां पर वो लोकल मूवमेंट करनी पड़ सकती है, जैसे यूरोप में कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि मेन पोर्ट से डिस्टेंस पे हैं या लैंडलॉक्ड हैं, तो वहां पर जो मूवमेंट है ऑन कैरेज है, वो ऑन कैरेज भी ट्रेड का ही पार्ट मानी जाती है और एक्सपोर्टर को वो ऑन कैरेज कॉस्ट पे करनी होगी CFR इंकोटर्म के अंडर में। अगर पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी है देन एक बार डेस्टिनेशन पोर्ट पे डिस्चार्ज होने के बाद में गुड्स को, फिर वहां से बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टार्ट हो जाती हैं। बट कई कंट्रीज हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, जिन पे ऑन कैरेज या बाय रोड मूवमेंट या बाय ट्रक मूवमेंट, बाय ट्रेन मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो उस कंडीशन में एक्सपोर्टर को ऑन कैरेज कॉस्ट पे करनी होती है। ओशन फ्रेट के साथ इंश्योरेंस का जो मैटर है या रिस्क ट्रांसफर का मैटर है, वो लोडिंग पोर्ट पे सेल होने के बाद से बायर को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। इसमें अगर हम देखें कि सेलर ने कहाँ कहाँ तक की ऑब्लिगेशंस फुलफिल की हैं, तो जो नॉमिनेटेड वेसल है, वो नॉमिनेटेड वेसल किसका है? सेलर का ही है, क्योंकि जो फ्रेट नेगोशिएशन है वो सेलर ने की है, तो इस वजह से वो नॉमिनेटेड वेसल में वही लोड करेगा और ओशन फ्रेट भी कैरियर को वही पे करेगा। तो जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं ओरिजिन पोर्ट में लोडिंग से लेकर के डेस्टिनेशन पोर्ट पहुंचने तक के, या एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर एग्रीड है बायर के साथ सेलर के एग्रीमेंट, उस पॉइंट तक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी कॉस्ट को बियर करेगा। इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन से ट्रांसपोर्ट ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो जैसे मैंने पहले आप लोग को बताया कि ये F ग्रुप टर्म है पेमेंट इंकोटर्म में, जो कि इसमें आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन एक्सपोर्टर का रहता है कैरियर के साथ में, और वो इंफॉर्मेशन लेटर ऑफ क्रेडिट में अगर कोई एक लोकेशन है तो वहां से वही प्रोवाइड करेगा डायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू। तो इसमें फ्रेट को बुक करना है या ये कुछ भी निगोशिएशन करना है, वो निगोशिएशन पावर एक्सपोर्टर के पास रहती है। और जैसा मैंने पहले बताया है कि ये केवल बाई शिप मूवमेंट के लिए, बाय वेसल मूवमेंट के लिए ही एप्लीकेबल है। अगेन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इसमें
कवर अप नहीं होता है। इसके बाद जैसे पीछे हम लोगों ने बात किया एफओबी इंकोटर्म के बारे में, एफओबी इंकोटर्म में और सीएफआर इंकोटर्म में एक ही डिफरेंस मेजर है, दैट इज फ्रेट। फ्रेट कॉस्ट एफओबी इंकोटर्म में इंक्लूड नहीं होती सेलर की कॉस्ट में, बट जैसे ही वो सीएफआर इंकोटर्म हो जाएगा तो फ्रेट कॉस्ट भी इंकोटर्म में इंक्लूड हो जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन सेम रहेगा जैसा एफओबी में होता है, तो एफओबी और सीएफआर में डॉक्यूमेंटेशन में कोई फर्क नहीं है। फर्क केवल इतना है कि सीएफआर में फ्रेट प्रीपेड ऐसा बिल ऑफ लेडिंग में मेंशन होगा, जैसे एफओबी में फ्रेट कलेक्ट मेंशन होता है, उसी तरीके से सीएफआर में फ्रेट प्रीपेड मेंशन होगा और उस फ्रेट का पेमेंट ओरिजिन पोर्ट पे एक्सपोर्टर करेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक्सपोर्टर या जो सेलर है उसका ऑफिस किसी थर्ड कंट्री में है और उनके पास अच्छी फाइलिंग है कैरियर्स के साथ में, अच्छा रेट निगोशिएशन उन्होंने कर रखा है या उनका हेड ऑफिस से ही पेमेंट होती है, तो ऐसी कंडीशन में बिल ऑफ लेडिंग पे एक और टर्म आता है, ट्रेड पेड एट। एट में इसके बाद में जो स्पेस बच रहा है आपका वो कंट्री ऑफ पेमेंट है। तो सपोज करिए कोई गुड्स है इंडिया से यूएसए जा रही है, बट बायर यूके में है या किसी यूरोपियन कंट्री में है, तो वो फ्रेट वहां यूके में पे करेगा। तो कंडीशंस जो बिल ऑफ लेडिंग में आएगा वो आएगा फ्रेट पेड एट यूनाइटेड किंगडम यूके एंड गुड्स गोइंग टू यूएसए। इस तरीके से कंडीशंस होती हैं जिसमें कि अगर सेलर का हेड ऑफिस है और उसका कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट है कैरियर के साथ में, तो वहां पर पेमेंट कर सकता है दूसरे कंट्री में, थर्ड कंट्री में फ्रेट की, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की ही है। और इंश्योरेंस जो है वो इस केस में भी बायर को ही लेना होगा। सीएफआर का इंश्योरेंस भी बायर ही लेगा, सेलर नहीं लेगा आफ्टर लोडिंग, आफ्टर सेलिंग। सेलिंग के बाद में बायर को ही रिस्क ट्रांसफर हो जाता है। तो लोकल पोर्ट के जो भी फीस है, टीएचसी, फ्रेट या बीएल फी, इसके अलावा कोई और अदर लोकल चार्जेस हैं, वो सारे लोकल चार्जेस जो है वो सेलर अकाउंट में जाएंगे, सेलर पे करेगा। बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे थोड़ा सा और मिनिमाइज हो गई। डेस्टिनेशन पोर्ट पर जो फ्रेट पे करना था वो उसको नहीं पे करने हैं, टीएचसी के चार्जेस भी नहीं पे करने हैं, ये सारी चीजें ऑलरेडी प्रीपेड मोड में आ रही हैं। बायर को वहां पर केवल नॉर्मल डिलीवरी फी देनी है, डिलीवरी ऑर्डर लेना है, कस्टम क्लियरेंस करा के अपनी गुड्स को वो अपनी कंट्रोल में ले सकता है। तो जो डेस्टिनेशन कस्टम क्लियरेंस कॉस्ट है वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। उसके वेयरहाउस में ले जाने के लिए लोकल ट्रांसपोर्टेशन बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फ्रेट, मरीन फ्रेट पर्टिकुलरली, वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मरीन फ्रेट एक्सपोर्टर अपने अकाउंट से ऑलरेडी पे कर चुका होता है। इसमें एडवांटेजेस बायर को क्या है कि बायर को उसके डेस्टिनेशन पॉइंट तक डिलीवरी मिल रही है, बट एट द सेम टाइम बायर को लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि जो फ्रेट नेगोशिएशन है वो सेलर ने किया है, तो इस वजह से बायर को वो कॉस्ट ज़्यादा भी हो सकती है, बट एट द सेम टाइम उसको मैन पावर या अपनी तरफ से कोई रिसोर्सेज यूटिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेट नेगोशिएशन के लिए या कैरियर से कम्युनिकेट करने के लिए रिगार्डिंग कॉस्ट। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेलर दे रहा होता है। तो इस तरीके के इनकोटर्म्स को यूज करने के लिए नॉर्मली तभी यूज होगा जब सेलर का कैरियर के साथ में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कोई फाइल है जिसकी वजह से फ्रेट कॉस्ट काफी लो आ रही है, तो फिर बायर ऐसी कंडीशन में सेलर को ही फ्रेट पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। ये इनको टर्म्स यूज करने का एक ही रीजन है कि जो सेलर है उसको कंट्रोल चाहिए होगा अगर गुड्स का, कि उसके कंट्रोल में गुड्स रहें अंटिल डिलीवरी इज गिवन टू बायर। तो इस वजह से सेलर जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर गुड्स को डेजिग्नेटेड पोर्ट तक पहुंचाएगा और वहां तक की जो भी कॉस्ट पे करनी है वो सेलर पे करेगा। सीएफआर टर्म, अगर कोई आइटम डिलीवर करना है केवल कंटेनर टर्मिनल पे, तो फिर सीएफआर टर्म अप्लीकेबल नहीं होगा। तो बल्क कार्गो या नॉन कंटेनराइज कार्गो के लिए
ये यूटिलाइज होता है जनरली, क्योंकि बल्क कार्गो है तो सीएफआर टर्म सेलर को थोड़ा फिजिबल रहेगा, और वो ऑनबोर्ड होने के बाद या डिलीवरी करने से पहले लोडिंग के टाइम पर निगोशिएट कर सकता है कॉस्ट को। तो इस तरीके से जो शिपिंग की डेमरेज फी वगैरह है या कोई दूसरे टैक्सेस हैं, वो सारे बायर को नहीं पे करने हैं ओरिजिन पे, क्योंकि ऑलरेडी ये फ्रेट का टर्म जो है वो एक्सपोर्टर के साथ में एग्रीड है। बट जो डेस्टिनेशन पे चार्जेस लगेंगे वो बायर के अकाउंट में जाएंगे। तो नॉर्मली इस तरीके के सीएफआर इनकोटर्म काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, और कंटेनराइज कार्गो में भी ये बहुत ही इजीली यूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होने वाला इनकोटर्म है। और एक्सपोर्टर को भी फैसिलिटी रहती है, इंपोर्टर को भी बेनिफिट होता है, टू वे बेनिफिट रहता है सीएफआर इनकोटर्म यूज़ करते समय। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो मैं जल्द ही लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। धन्यवाद।